नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। क्या आपको मालूम है कि नजूल की जमीन क्या होती है? आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नजूल की जमीन से जुड़ा हुआ एक बिल योगी सरकार के गले की फांस बन गया है। यह बिल विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में यह अटक गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो जब योगी सरकार का कोई बिल जो है वो इस तरह से विधान परिषद में अटका हो, जबकि वहां ये बिल केशव प्रसाद मौर्य ने पेश किया था। इस विधेयक का विरोध न सिर्फ विपक्ष कर रहा है, बल्कि खुद बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इसके खिलाफ यहां पर नजर आ रहे हैं। नजूल की जमीन को लेकर अब यह सियासत जो है वो उत्तर प्रदेश में गरमा रही है। जो उनके सहयोगी हैं उनके थोड़े एतराज़ हैं, जो बीजेपी के अपने खुद के विधायक हैं उनके भी नजूल की पर जो ये बिल है इसको लेकर एतराज़ यहां पर सामने आए हैं। तो नजूल की ज़मीन जो है वो क्या होती है ये भी आप यहाँ पर समझिएगा, और इस पर चर्चा भी हम करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा। हमारा कहना है, इसमें एक राय है कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसे ले लिया। लेकिन जो है बिलो 9 है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर जमीन है, तो वो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत जमीनें हैं बुंदेलखंड में। नजूल भूमि अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है और उसका सदुपयोग करने का कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चले, स्कूल चले। किसी को वैसे नजूल पे दी गई, उसको पट्टे पे दी गई, 99 साल के पट्टे पे दी गई। तो हम ये समझते हैं कि उनकी लीज को एक्सटेंड करना चाहिए, लीज भी एक्सटेंड हो और जितना वो किराया देते हैं वो किराया भी वसूल करते रहें। और अगर कोई फ्री होल्ड कराना चाहता है तो फ्री होल्ड क्यों नहीं कर रहे? वो तो कीमत दे रहा है उसकी, तो कम से कम फ्री होल्ड करके जो जनहित के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें हैं उसको फ्री होल्ड भी करा जाए। तो देखिए, सरकार चाहती है कि जनहित के कार्य में इन ज़मीनों को जो है वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नजूल की ज़मीनें अब काफ़ी हैं, उसको लेकर अब शंकाएं भी हैं जो लोग हैं उनमें। लेकिन ये बिल जो है ये क्या कहता है, जिस पर एतराज़ अब यहाँ पर जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल इस बिल के ज़रिए सरकार की कोशिश है कि नजूल की ज़मीन का जनहित में उपयोग जो है वो किया जाए। समय पूरे होने पर सरकार नजूल की ज़मीन वापस लेगी। जिसने समय पर फीस नहीं भरी उनकी लीज खत्म की जाएगी और लीज एग्रीमेंट का पालन करने वाले का नवीकरण जो है वो किया जाएगा। विधायकों का आरोप यहाँ पर यह है कि इससे गरीबों के जो पट्टे हैं वो उनको बेदखल कर दिया जाएगा गरीबों को, और सरकार लीज की अवधि और ज़मीन का क्षेत्रफल जो है वो कम कर सकती है। यानी अगर रिन्यूज़ को किया जाएगा तो वो उसमें नियम बदले जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मनमानी बढ़ने का भी यहाँ पर जो है वो शंका है लोगों को, जो विधायक हैं जिनको ऐतराज़ है इस बिल को लेकर। नजूल की ज़मीन क्या होती है ये भी आप समझ लिए, ताकि आप इस मामले को समझ पाएं विस्तार से। नजूल की ज़मीन दरअसल जो है वो अंग्रेज़ी शासन के दौरान विरोध करने पर जो ज़मीन ले ली जाती थी, वो ज़मीन राजा रजवाड़े आंदोलनकारियों की जो ज़मीन थी, अंग्रेज़ों ने जो ले ली थी उनसे, उसको फिर बाद में चलकर वो ज़मीन ब्रिटिश शासन का कब्ज़ा ख़त्म होने के बाद, आज़ादी के बाद, वो सरकार के कब्ज़े में जो है वो आई, और राज्य सरकार जो है वो इस तरह की ज़मीन को जो है वो देखती है, और आज़ादी के बाद इन सब संपत्तियों पर राज्य सरकार का अधिकार है, और जिसे राज्य सरकार जो है वो लीज़ पर इसके बाद देने लगी। इस तरह की ज़मीन हर राज्य में है और इसको 99 साल तक की लीज़ पर जो है वो दिया जाता है। और इसी को लेकर सरकार जो है वो यहाँ पर ये बिल लेकर आ रही थी कि जनहित के कार्यों में इस तरह की ज़मीन जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सके। जिनकी लीज़ ख़त्म हो गई है, जिन्होंने लीज़ का पालन नहीं किया है, तो इस तरह की ज़मीनों को लेकर ये बिल जो है वो स्पष्ट करता है चीज़ों को। और इसी को लेकर कुछ ऐतराज़ भी हैं जो लोगों के यहाँ पर अब सामने आए हैं। लेकिन सियासत यहां पर इस पर जमकर हो रही है। बीजेपी के खुद के जो विधायक हैं उनको इस पर ऐतराज़ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी पीछे नहीं हट रही हैं इस मौके पर सियासत में, और उनकी तरफ से भी निशाना जो है वो सरकार पर साधा गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा विधायक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
और विधान परिषद में इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की सिफारिश क्यों चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुल करके सामने आ गई है। यहाँ पर ये विधेयकों की नजूल भूमि की लड़ाई नहीं, ये नजूल भूमि पर जो है कब्जे की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक द्वंद्व खुल करके सामने आ गया है। अब दिल्ली, लखनऊ और गुजरात आमने सामने है। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे बात चर्चा करते हैं इस मुद्दे को लेकर। राकेश जी, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी में ही खुद एक राय नहीं है, उनके लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और अभी अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने देखी, वो सीधा सीधा सियासत से जो है वो जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर? ये फायदे का अगर बिल है तो किस तरह से इससे फ़ायदा पहुँचता, और अगर इसमें सियासत ही हो रही है तो आपको लगता है कि ये बीजेपी की अंतर्कलह की वजह से जो है एतराज़ है? ताबिश भाई, दरअसल ये बिल को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि इस देश में वास्तव में सरकारी जमीन कहीं ना कहीं अतिक्रमण का शिकार लगातार हुई है। मैं रेलवे कवर किया हूँ। रेलवे में एक समय पर आंकड़ा आया था कि 75,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो अतिक्रमित है। यदि उसको अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाए तो रेलवे के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी और रेलवे के डेवलपमेंट में वो बड़ा काम करेगा। यदि राज्य सरकार की तरफ से नजूल की जमीन लिया जा रहा है तो मुझे लगता है राज्य सरकार उस जमीन को लेकर कह रही है कि हम जन उपयोगी काम करेंगे। आज शहरी इलाके में अतिक्रमण बढ़ा हुआ है। शहरी इलाके में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आ रही हैं। उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उसी हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो राजनीति होने की बजाय मुझे लगता है डेवलपमेंटल सोच होनी चाहिए। रही बात इसमें कि जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि इस विरोध का कारण क्या है। यदि नजूल की जमीन 100 साल के लिए लीज में दी गई, आपको पता है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जब जब आपका इंडस्ट्री बसाई जाती है तो उसमें भी लीज में दिया जाता है, और उसमें एक नियम होता है कि यदि आपको जमीन, जितनी जमीन दी गई है वहां आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यदि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो लीज कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह से जब प्राचीन समय पे आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे वहां जमीन मवेशियों के लिए छोड़ी जाती थी, जिसको चारागाह कहते हैं, वो जमीन सुरक्षित रहती थी। आज बताइए गांव में कितने चारागाह सुरक्षित है? सब जगह बसाहट हो गई है। कितनी सरकारी जमीन है जहां पे इस बात को लेकर है कि ये शंका जताई जा रही है कि अगर रिलीज रिन्यू करने की बात आएगी तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास शायद पेपर ना हो, क्योंकि 99 साल की लीज जो है यहाँ पर हुआ करती थी। ऐसे में गरीबों के पट्टे जो है वो उससे वो बेदखल ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो नजूल की ज़मीन है उस पर तो सभी तरह की चीज़ें हैं ना, उस पर सरकारी ऑफिसेज भी हैं, बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स भी हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं। तो ये कैसे जो है वो फिर आपको लगता है कि फ़ायदे की चीज़ हो यहाँ पर होगी, या इन बातों का ख्याल कैसे रखा जाएगा? यदि शासकीय जमीन पे शासकीय भवन बने हुए हैं तो क्या वो शासकीय भवन तोड़ने की बात सरकार की तरफ से कही गई है? नजूल की जमीन जो अतिक्रमित है, अतिक्रमित से तात्पर्य मेरा ये है कि जो नजूल की जमीन जिस कार्य के लिए दी गई है, यदि वो कार्य नहीं हो रहा तो उसका लीज कैंसिल करने की बात की जा रही राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार की तरफ से मुझे लगता है पूरा बिल देखा जाए तो ये कहीं नहीं कहा गया होगा कि जहां पे लोग बरसों से बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जाएगा, जो अनऑथराइज हैं उनको हटाया जाएगा। वो तो आपके दिल्ली में भी हटाया गया, जब कॉमनवेल्थ उनको हटाया जाएगा। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, अगर एक तरह से रिव्यू अगर हो जाए नजूल की ज़मीन का इस बिल के बाद कि कौन सी जगह पर जो है पालन किया जा रहा है लीज की शर्तों का या नहीं किया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो वो सरकार उसको जनहित में इस्तेमाल यहाँ पर कर लेगी। आपको लगता है कि ये सही है सरकार का निर्णय यहाँ पर, या जो ऐतराज़ यहाँ पर इसको लेकर उठाए जा रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, क्योंकि वो विधेयक मैंने देखा नहीं है इसलिए विधेयक पर बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक तो देख न लूं। लेकिन जो सामने आ रही है खबरों के जरिए जो आपने बताया है, और तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर सरकारी जमीन, नजूल की जमीन सरकारी होती है आमतौर पर, वो जमीन अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस काम के लिए ली गई है और उसको काम नहीं हो रहा है, या अनाधिकृत कब्जा कर लिया है लोगों ने, लीज रिन्यू नहीं कराई फिर भी चल रहे हैं, या बिना लीज के कब्जा कर लिया, तो उसको तो खाली करा के सरकार अगर अपने कब्जे में लेती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत क्या है कि ज्यादातर जो कब्जे हैं वो प्रभावशाली लोगों के हैं, ज्यादातर लोग, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, या बड़े जो माफिया किस्म के लोग होते हैं वो हो,
या बड़े अफसरान हैं वो करवा लेते हैं। जो भी प्रभावशाली लोग हैं वो इस तरह की सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं उनका, और अपने प्रभाव के कारण वो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर विधेयक इस मंशा से लाया जा रहा है तो स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से अतिक्रमण अनाधिकृत रूप से जो कब्जा किए हुए लोग हैं उनको हटाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में ही इसको लेके एक मत नहीं है, एक राय नहीं है, इसीलिए प्रवर समिति को भेजे जाने की बात हो रही है। तो पहले तो सरकार को और भाजपा को अपने भीतर इस पर सहमति बनानी चाहिए। विपक्ष तो हर चीज पे मान लीजिए सवाल उठाता ही है सरकार की, कोई भी विपक्ष हो उसका तो काम है कि सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई विधेयक लाती है, उसका उस पर सवाल उठाता है। तो सरकार को कम से कम अपने सहयोगी दलों को, अपने भाजपा के विधायकों को उनमें सहमति बनानी पड़ेगी। जैसे संजय निषाद जी जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही, वो कह रहे थे कि भाई जो लोग बस गए उनको कैसे उजाड़ देंगे और उजाड़ना नहीं चाहिए। तो ये सही बात है, ये शुक्ला जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, जो बस्ती हुई है मान लीजिए कहीं पर, और वो लोग 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, तो उनके घर उजाड़ने के बजाय उनको रेगुलराइज करने की कोशिश की जानी चाहिए। उनसे जो टैक्स वगैरह लेना है, जो भी सरकारी नियमों में फेरबदल करके उनको रेगुलराइज करना वो करिए। और बाकी जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, पता लगा जमीन ली स्कूल के लिए और उसका उपयोग किसी और काम के लिए हो रहा है, तो उसको जरूर निश्चित रूप से सरकार को उस पर रिव्यू करके और वो अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, और फिर जिस उसका सरकारी काम के लिए, जनहित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए, तो ये ठीक है, सरकार की मंशा इसी तरह की है कि जो एक तरह का रिव्यू हो कि अगर किसी चीज़ का नियमों का उल्लंघन कहीं पे हो रहा है इस तरह की ज़मीन को लेकर, तो उसको जो है देखा जाए वहाँ पर और उसका बेहतर इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। लेकिन ऐतराज़ जो है वो दरअसल बीजेपी की तरफ से ही यहाँ पर सामने आ रहा है, तो इसलिए ये और बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है बनता जा रहा है। लेकिन जब ये बिल पेश किया गया विधान परिषद में, तब यहाँ पर केशव मौर्य ने उस वक्त क्या कहा वो आप पहले देखिए। उपरांत विक्रेता को दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी वाराणसी की अनुमति दिनांक 29 जून 2024 के अनुपालन में विक्रेता के विरुद्ध इसी एक्ट के अंतर्गत स्थानीय थाना जनसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 125/2024 दर्ज कराते हुए अंतिम विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत उप जिलाधिकारी राजा तालाब आदेश संख्या 64/2024 29/6/2024 द्वारा उसकी उचित दर की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। रणवीर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रणवीर, ये काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी खुद ही जो है वो ऐतराज़ उनको यहाँ पर इस बिल पर देखना पड़ रहा है अपने ही लोगों का। वो ऐतराज़ भी ज़रा बताइए, कौन कौन से जो विधायक हैं जो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं इससे, और उनकी क्या इसको लेकर कहना है कि जहाँ पर जो शंकाएं उनकी इस बिल को लेकर हैं। देखिए, पहले ये समझना होगा नज़ूल की ज़मीन होती क्या है। वो ज़मीन का टुकड़ा जिसका कोई वारिस ना हो, और ऐसी ज़मीनें सरकार अपने अधीन ले लेती है। ये मामला उत्तर प्रदेश का भले हो, लेकिन ये जो नियम है ये पूरे देश में हर राज्य में लागू होता है। तो ऐसी ज़मीनों के टुकड़ों को सरकार अपने अधीन लेती है और उसको किसी को बैनामा नहीं कर सकते, यानी किसी को रजिस्ट्री नहीं कर सकते, तो सरकार उसको लीज़ पर देती है। और ये जो लीज़ है ये कई बार व्यक्तिगत भी मिलता है, कई बार संस्थागत भी मिलता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पर दे दिया या किसी व्यक्ति को लीज़ पर दे दिया, और उसका एक बहुत नाम मात्र का एक फ़ीस जो है वो सरकार लेती है। अब राज्य सरकार ये चाहती है कि ये जो विधेयक है इसको ला करके जो लीज़ का मामला है, इसमें ऐसी सारी ज़मीनों को सरकार पहले तो चिन्हित करे, और चिन्हित करने के बाद इन ज़मीनों का इस्तेमाल सार्वजनिक यानी कि लोकहित में करे, जनता के लिए जो इमारतें बननी है या कोई काम होना है उसके लिए करे। अब इसमें विधायकों की समस्या क्या है? गांव से लेकर शहरों तक बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिन ज़मीनों को पट्टों पर दिया गया है और लोग वहां पर सालों साल से या यूँ कहें कि दशकों से रह रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक भी प्रभावित होता है और साथ ही कई लोगों का व्यक्तिगत हित भी होता है। आपने कहा कि कौन कौन विरोध कर रहा है, इसमें निश्चित तौर पर विपक्ष जो है जिसमें सपा और कांग्रेस शामिल है वो तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन हर्ष वाजपेयी जो कि बीजेपी के विधायक हैं और सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे और वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं प्रयागराज से, इन्होंने इस जो विधेयक था विधानसभा में इसमें संशोधन की मांग की। इसके बाद ध्वनि मत से विपक्ष ने विरोध किया, वेल में आए और विरोध करते रहे, लेकिन ध्वनि मत से इस विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया। फिर मामला पहुंचा विधान परिषद कल यानी गुरुवार को।
तो जब विधान परिषद में पहुंचा उसके पहले तमाम विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष के पास जाकर के अपनी चिंताएं और शंकाएं सभी व्यक्त की, और उसके बाद ऊपर आला कमान, संभवतः सूत्र बता रहे हैं कि आला कमान से बात करने और उनको विश्वास में लेने के बाद ये तय किया गया कि इसको विधान परिषद में पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजा जाए, यानी कि एक वो एक्सपर्ट्स की कमेटी जो कि इस पूरे जो प्रस्ताव है उसके जितने भी नियम कानून जो पेश किए गए हैं उसको पढ़ेगा, समीक्षा करेगा, जिनको आपत्ति है उनकी आपत्तियों को सुनेगा और 2 महीने के बाद सरकार को एक रिपोर्ट देगा कि आखिर विधेयक में क्या कहा गया और आपत्तियां क्या क्या हैं। उसके बाद सरकार फैसला लेगी और आने वाला जो सदन होगा उसमें जो भी सरकार का फैसला होता है वैसा कुछ करेगी। अब बात करें सहयोगी दलों की, तो न सिर्फ बीजेपी के विधायक विरोध कर रहे हैं या विपक्ष विरोध कर रहा है, बीजेपी के सहयोगी दल जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल से हैं, उन्होंने भी कल पोस्ट करके सोशल मीडिया पे यहाँ तक कह दिया कि अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अखिलेश यादव कल से लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इस मामले का विरोध कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक मामला हो गया है और बीजेपी बहुमत में विधानसभा में भी है, विधान परिषद में भी है, तो ये विधेयक आसानी से पास कराया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रंग इस विधेयक ने ले लिया है उसके बाद ये एक काफ़ी विपक्ष और सत्ता दोनों की आपत्तियां इस विधेयक को लेकर के, इसलिए राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया है। बिल्कुल, राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपने सुना हमारे सहयोगी रणवीर बता रहे थे कि ऐतराज़ की वजह यहाँ पर दरअसल क्या है। आपको भी लगता है ऐसा, क्योंकि जो अपोजिशन है, जो विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी खास तौर पर, उनका भी ये कहना है कि अगर सरकार की मंशा यहाँ पर ठीक है तो फिर उन्हीं के लोग इसका विरोध जो है वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब किसी घर में सेंध होगी तो सामने वाला उसका लाभ उठाएगा ही। तो जब भी बीजेपी के विधायक और सहयोगी दल इस पर आपत्तियां उठा रहे हैं तो विपक्ष को के तर्क को बल मिल जाता है। साहब, हम तो विरोध कर ही है, लीजिए आपके घर में भी लोग विरोध कर रहे हैं, और इसलिए उनको और मौका मिल जाता है अपनी बात कहने का। और जिस तरह प्रवर समिति को भेजा गया है विधेयक, तो इसका मतलब ये है कि सरकार भी ये समझ रही है, सत्ता पक्ष भी समझ रहा है कि इसमें विधेयक में कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है। और बात भी ठीक है, समितियां होती इसीलिए हैं, संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में समितियां इसीलिए होती हैं कि अगर किसी विधेयक को लेके, किसी कानून जो बनाया जा रहा है उस पर कोई ऐतराज आए, कोई संशोधन आए, तो उन पर विचार किया जा सके, क्योंकि उसमें सभी दलों के सदस्य होते हैं समितियों में। और एक समग्र रूप से अगर जो चीजें संशोधित होकर के आएंगी तो निश्चित रूप से तब उसको पास कराने में, पारित कराने में ज्यादा अच्छा होगा। तो बजाय उसको नाक का सवाल बनाने के, अगर प्रवर समिति को भेजा गया है तो मुझे लगता है ठीक काम किया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी को अपने घर के, अपने विधायकों को संतुष्ट करने का भी मौका मिलेगा और साथ में विपक्ष की आपत्तियों का भी जवाब दे सकेगी पार्टी, जब सदन में दोबारा ये मामला आएगा, जब विधेयक आएगा। लेकिन राकेश शुक्ला जी, ये एक बहुत बड़ा मामला अगर आप इसको देखें तो, ऐसी बहुत सारी ज़मीनें होंगी जाहिर है राज्य में जो इस तरह की होंगी, जो नज़ूल की ज़मीन के क्षेत्र में आती होंगी, तो ऐसे में क्या यहाँ पर आपको लगता है, जो ऐतराज़ भी एक तरह से यहाँ पर कही कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मनमानी भी इससे बढ़ सकती है, और क्या जैसा कहा जा रहा है ऐतराज़ के तौर पर ही कि गरीब जो हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ सकता है, वो बेघर हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, मैं बताया ना कि पहले तो अपने को पूरा बिल देखना पड़ेगा कि बिल में क्या क्या प्रावधान किया गया है। जहां बसाहट है, क्या उस बसाहट को उजाड़ा जा रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं लीज वाली जमीन का, तो कोई भी जमीन जो लीज में ली जाती है वहां बसाहट नहीं कराई जाती है। लीज की जमीन पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वहां कितने साल से लोग रह रहे हैं, क्या दुकानदारों को बदला जा रहा है या नहीं बदला जा रहा है, या स्थायी रूप से हो चुका है, फिर उसका किराया कितना आ रहा है, क्या उसी समय का किराया लागू है, क्या, ये तमाम विषय रखे जाते हैं। तो आपको पहले बिल पे ये देखना पड़ेगा कि एतराज किन मुद्दों पे है। दूसरा, मेरा मानना यह है कि कई बार अपने यहाँ एतराज अपनी पार्टी से ही उत्पन्न कराना एक रणनीति होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यूपीए 1 में कांग्रेस की तरफ से जो भी विषय लाए जाते थे उस विषय पर लेफ्ट की तरफ से एतराज होता था। उसका बड़ा उदाहरण है सेज पर लेबर एक्ट का। लेबर एक्ट को लेकर लेफ्ट ने बड़ा एतराज उठाया और फिर उसके बाद लेबर एक्ट में संशोधन किया गया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एतराज आ रहा है। एतराज उठाने का फिर क्या तर्क यहाँ पर बनेगा? ऐसा क्यों जो है किया जाएगा, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो? आपकी आवाज नहीं आई।
चलिए ठीक है, आप जो बात कह रहे थे उसी पर दरअसल मेरा सवाल था कि अगर अपनी तरफ से ही कोई एतराज़ जो है बिल को लेकर सरकार उठाती है तो फिर ऐसा आखिर क्यों जो है वो किया जाएगा। आपस में पहले भी तो डिस्कस किया जा सकता था इस बात को लेकर कि एतराज़ तक की नौबत आती ही नहीं। कह रहा हूं कि ये एतराज हाँ इसलिए भी उठवाया गया होगा जी। कि यदि सत्ता पक्ष की तरफ से ही एतराज आता है तो विपक्ष को ज्यादा विरोध करने का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा बड़ा चलिए, पहले प्लेटफॉर्म बाहर नहीं से मिलेगा। विरोध ना हो इसलिए अपनी तरफ से जो है उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके जो है वो अपनी तरफ से ही उठवा जी दिया था, सुधार ये उसमें एक कर लिया रणनीति जाए। होती। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, इस पर अपनी राय जो रखने के लिए। विनोद जी आपका भी और राकेश जी आपका भी। तो ये एक बिल है जो चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में नजूल की ज़मीन को लेकर, जिसमें कई तरह के एतराज़ भी हैं, बीजेपी के अपने लोगों के भी हैं और जो वहाँ पर विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उनके भी जाहिर तौर पर सामने आएंगे ही। तो एक बड़ा मुद्दा है ये, इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग से जुड़ी हुई याचिका को खारिज करते हुए विस्तार से एक फैसला जो है वो अब आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर विस्तृत फैसला अपना सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी लापरवाही से एनटीए जो है वो बचे, आगे की परीक्षाओं में एनटीए ध्यान रखे, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम जो है वो उठाएं और एनटीए के ढुलमुल रवैये से पेपर लीक हुआ, गलत प्रश्न पत्र फटे, पेपर लीक जैसी घटनाएं जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। परीक्षा के लिए ठोस मैकेनिज्म अपनाए जाएं, डेटा साइबर सुरक्षा उपाय जो हैं वो अपनाए जाएं, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से इसको लेकर। और सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की निगरानी जो है वो की जाए, प्रश्न पत्रों में हेरा फेरी रोकने का इंतजाम हो, पेपर का कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ था, पेपर लीक जो है वो पटना हजारीबाग तक ही सीमित था, परीक्षार्थियों की पहचान करना यहाँ पर सुनिश्चित हो और प्रश्न पत्र स्टोरेज से जुड़ी हुई एसओपी तैयार करने को लेकर भी कोर्ट की तरफ यहाँ पर जो है वो कहा गया है। कोर्ट की तरफ से नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को ये कहते हुए कोर्ट ने यहाँ पर खारिज किया है। 30 सितंबर तक केंद्र की कमेटी इस पर रिपोर्ट तय करे और ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कमेटी का गठन यहाँ पर जो है वो किया गया। इसरो के पूर्व चेयरमैन राधा कृष्णन की अध्यक्षता में ये कमेटी जो है इस मामले को अब देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो लिखते हैं कि सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। नीट यूजी परीक्षा की पवित्रता में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने और इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं कराने को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी सरकार के रुख की पुष्टि करती है। सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और शून्य त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हम विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें आने के बाद उन्हें जल्द से जल्द लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष और फैसला फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को सिरे से खारिज करता है। हम न्याय देने और लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है। इनमें सिकंदर, अमित आनंद, नीतीश कुमार, अनुराग यादव और अन्य शामिल हैं। इनके अलावा और भी कई आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसमें हजारीबाग स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल दानिश, सॉल्वर गैंग में कई मेडिकल स्टूडेंट्स, पेपर चोरी करने वाला प्रकाश उर्फ आदित्य, राजू। इनके खिलाफ आने वाले दिनों में सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। जिन 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की है, उनमें से कुछ आरोपियों के रोल उजागर हुए हैं। उधर महाराष्ट्र में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से आतंकी गतिविधियों को मदद करने के मामले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां पर बीते 1.5 साल से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के मामले में जाफर बाबू समन पटेल नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने यहां पर नाला सुपारा भिवंडी में छापेमारी की। छापे के दौरान 10 सिम बॉक्स, 265 सिम कार्ड बरामद किए गए, 2 वाईफाई राउटर, 119 एंटीना, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। 31 जुलाई को अवैध तरीके से सिम कार्ड्स की सहायता से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने की खुफिया जानकारी के बाद एटीएस ने यह छापेमारी यहां पर की थी। संचार विभाग के मुताबिक इस अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से सरकार को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश जो है वो दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा कि घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह नहीं रहे, ये अदालत जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करती है। तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। बारिश होने के बाद कैसे वहां पर जो बेसमेंट में लाइब्रेरी एक चल रही थी उसमें पानी भर जाने की वजह से 3 जो एस्पिरेंट्स थे उनकी मौत हो गई थी। और तब से ही बड़े सवाल उस जगह को लेकर खड़े हुए कि कैसे यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो तय की जाए, किनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा यहाँ पर हुआ। सवाल इस बात को लेकर भी कि यहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी जो है वो किस तरह से चल रही थी और इसका निरीक्षण जो है वो क्यों नहीं किया गया, ये सब क्यों नहीं देखा गया कि उल्लंघन जो है वहाँ पर किया जा रहा है नियमों का। और वो सड़क जहाँ पर सीवेज को लेकर शिकायत की गई लेकिन उसके बाद भी उसको साफ नहीं किया गया और पानी यहाँ पर भरने की शिकायतें पहले भी जो है वो जो लोग थे उनकी तरफ से कहा गया कि की जाती रही, लेकिन फिर भी पानी यहाँ पर भरता है। और अब से थोड़े दिन अब से कुछ वक्त पहले जो बारिश दिल्ली में एक बार फिर से हुई तो फिर से वहाँ पर पानी भरा हुआ नजर आया। तो कई तरह की लापरवाहियों को लेकर सवाल जो यहाँ पर खड़े हुए थे और इसी को लेकर मामला जो है कोर्ट भी पहुँचा था। और अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में सीबीआई जांच की जो है वो कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जो है वो दिए हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शरद, ये हादसा जब हुआ था कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे कि लापरवाही है, किस किस की लापरवाही है, कहाँ कहाँ पर बातों का ध्यान जो है नहीं रखा गया। छात्र भी वहाँ पर विरोध कर रहे थे। अब सीबीआई जांच यहाँ पर करेगी इस मामले को लेकर, तो छात्र भी संतुष्ट होंगे इस बात से? देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान भी आपको याद होगा कि कोर्ट इस बात से नाराज थी कि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है, जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी की जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ पर शुरू होती है। यही कहानी आज भी चलती रही, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। अदालत ने दोनों से ही कड़े सवाल किए और फटकार भी लगाई। पुलिस से ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितने अधिकारियों से बात की है, किस अधिकारी से बात की है, आप उसका नाम बताइए। तो दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि आप हमें समय दीजिए, हम बताएंगे। कोर्ट ये मान रही थी कि किसी से कोई खास पूछताछ नहीं हुई है और इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उस जगह पर वो जो नाला था वो क्यों बंद था, अभी तक इस मामले में क्या हुआ है, इससे पहले कई बार आदेश दिए जा चुके हैं, ये सब क्यों चल रहा है। तो ये सब जब कोर्ट ने देखा तो उसके बाद अब कोर्ट ने ये तय किया है कि इस मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की बजाय केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दी जाएगी। और इसी के साथ कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को ये कहा गया है कि इस मामले की निगरानी के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल सीबीआई को उन्होंने दे दिया है तो केवल अब सीबीआई जांच करना शुरू कर देगी और अपने हिसाब से वो जांच करती रहेगी। नहीं, सीवीसी को कहा गया है कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करें जो इस मामले की जो जांच होगी उसकी मॉनिटरिंग करे और समयबद्ध तरीके से इस मामले की जांच होनी चाहिए। कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए हम ये जो जांच है ये सीबीआई को ट्रांसफर को लेकर न सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी यहाँ पर होगी बल्कि सीवीसी जो है वो भी इस पर जो है नजर रखें जांच की पर, ये भी जो है यहाँ पर कहा गया। बहुत शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब यहाँ पर सीबीआई जांच के इस मामले में राजेंद्र नगर का जो मामला था दिल्ली का उसमें यहाँ पर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात शेयर बाजार की करते हैं। ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के चलते भारतीय शेयर बाजार जो हैं वो आज भारी गिरावट उसमें देखने को मिली। सेंसेक्स में 885 अंकों की गिरावट रही, वहीं निफ्टी 293 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। दोनों इंडेक्स आज लाल निशान पर ही खुले। अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखी गई जिसका असर जो है भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। विजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा के लिए। फाउंडर, चेयरमैन है और सीईओ हैं मैफकॉम कैपिटल मार्केट्स के। विजय जी, कल तक तो भारतीय मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में जो है नज़र आ रही थी, ऑल टाइम हाई हमने बनाया, लेकिन आज काफ़ी बड़ी गिरावट रही। ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स ही इसके पीछे आपको वजह लगते हैं या आपको लगता है कि एक बड़ी गिरावट की तरफ हम यहाँ से बढ़ेंगे? देखिए, पिछले 2 दिनों में वर्ल्ड में 2 बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। एक तो ईरान में जो मिस्टर हानिया हैं उनका जो मर्डर ईरान के अंदर ही हुआ, तो उसके कारण
जो युद्ध की आशंका है वो बहुत बढ़ गई। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो जाने से इंडिया का मेजर अमाउंट ऑफ ऑयल इट कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो उसके अंदर इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट होने का बहुत डर है, और उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा, जो यूएसए का एम्प्लॉयमेंट डेटा आया वो बहुत खराब आया, तो उसके कारण जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो कल बहुत ज्यादा गिरी। ये तो इंडियन मार्केट्स की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है कि आज मार्केट्स उतनी नहीं गिरी जितनी खुलते वक्त गिरने की आशंका थी। दूसरा ये है कि अगर हम टेक्निकली भी देखें तो जैसे आपने बोला, अब इंडियन मार्केट्स आर एट देयर लाइफ टाइम हाई। पहली बार लाइफ में 25,000 का जो निफ्टी का मार्क है वो क्रॉस हुआ। तो ये जो एक पिछले 5-6 दिन से लगातार मार्केट्स ऊपर जा रही थी, उनका एक नेचुरल रिएक्शन भी था। और तीसरा मेजर रीजन ये है कि सेबी के ऑर्डर आए हैं कि 1 अगस्त से ये जो छोटे इन्वेस्टर जिन्होंने ब्रोकर से या और किसी भी सोर्स से पैसा बोरो करके और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उन्होंने जो नंबर ऑफ शेयर्स थे जिनके ऊपर इस तरीके की बोरोइंग हो सकती थी, उनको ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो सेंटिमेंट्स हैं जो अभी तक पॉजिटिव नजर आ रहे थे इंडियन मार्केट के लिहाज से, वो अब थोड़े बदल रहे हैं यहाँ पर, या फिर ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही है? एक आध दिन का असर जो है वो ग्लोबल क्यूज की वजह से हम यहाँ पर देख रहे थे, या यहाँ से फिर भी आपको लगता है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा मार्केट का? मुझे लगता है अभी पॉजिटिव ट्रेंड तो बरकरार है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, और जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंडिया से बाहर के फैक्टर्स हैं। तो इसलिए यू कैन से कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बोल सकता है, टेक्निकल करेक्शन होगी विच कैन बोथ बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम फॉर अबाउट अ वीक और 10 डेज। उसके बाद भी मुझे लगता है कि वापस जब एक बाइंग लेवल आ जाएंगे तो मार्केट विल रिज्यूम इट्स ऑनवर्ड ट्रेंड। तो अभी ये जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सही वक्त है, आपको लगता है थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पर, और ज्यादा करेक्शन जो है वो मार्केट देख सकता है? देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर जो एसआईपी का एवरी मंथ का आउटफ्लो इनफ्लो है, इट इज मोर देन 21,000 करोड़। इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई दिस वाज द फिगर, and in the month of June also this was the figure. Now those mutual funds are waiting on the sidelines to find an opportunity where they can buy the shares at a lower price. I think they are ready with their cash, and if the market comes down, if it corrects, then it will be a very good opportunity for the mutual funds to go and make investments. लेकिन क्या विजय जी ये वो करेक्शन है जहां पर बाय ऑन डिप्स वाली बात जो है वो आप कह सकते हैं? क्योंकि अगर ग्लोबल क्यूज हम देखें तो इजराइल में जो तनाव है वो भी बहुत जल्दी बेहतर होता हुआ नहीं लग रहा है, और जो डेटा आया है अमेरिका का, चाहे वो उनका मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, या फिर जॉब क्लेम जो है वो यहाँ पर बड़े हैं वहाँ पर, तो ये भी कुछ बहुत जल्दी सुधरती हुई सेंटिमेंट जो है वो नहीं लग रहे हैं। I would not advise people to buy on dips. अभी थोड़ी देर वेट करना चाहिए उन्हें, कम से कम नेक्स्ट वीक तो डेफिनेटली दे शुड वॉच द मार्केट, एंड व्हेन वन फील्स दैट द मार्केट हैज करेक्टेड एनफ, देन दे कैन थिंक ऑफ स्टार्ट बाइंग इन स्मॉल नंबर्स स्लोली। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर अब इतने सारे क्वेश्चन सामने आ गए हैं, चलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जो है मार्केट में रखना पड़ेगा ग्लोबल सेंटिमेंट्स के लिहाज से भी, तो कुछ सेक्टर आप सजेस्ट करना चाहेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा मूव देख सकते हैं, या फिर जहां पर लोगों को देखकर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए? विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था विजय जी, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति में जहां पर अब क्योंकि ग्लोबल क्यूज पर बहुत ज्यादा ध्यान मार्केट यहां पर रख रहा है, उस सेंटीमेंट का असर आज दिखा बाजार में कि एक बड़ी गिरावट यहां पर आ गई। ऐसे में कुछ सेक्टर्स आप जो है सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को जहां पर उनको ध्यान रखना चाहिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर वो सेक्टर जो बेहतर रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ये एफएमसीजी सेक्टर ये इस समय थोड़ा अच्छा कर सकता है। तो एक तो वो सेक्टर है, दूसरा पावर सेक्टर, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत एम्फेसिस है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये जो कुछ एरियाज हैं इनके अंदर काफी अच्छे स्टॉक्स मिलने की उम्मीद है। और पुराने जो फेवरेट्स हैं लाइक डिफेंस और रेलवेज, उनमें अगर थोड़ी और करेक्शन हो जाती है तो देयर आर सम गुड पिक्स देयर आल्सो। और ये करेक्शन आपको लगता है कि अभी और थोड़ी देखने को मिल सकती है? लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है मार्केट का आउटकम, लेकिन यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको लगता है कि थोड़ा करेक्शन और मार्केट दिखा सकता है? हाँ जी, मेरे ख्याल में यू आर राइट, अभी थोड़ा और करेक्शन मार्केट दिखा सकता है क्योंकि आज मार्केट जिस लेवल पे बंद हुई है, अगर ये 800 से ऊपर बंद होती तो देयर वाज अ होप, बट टेक्निकली द मार्केट हैज क्लोज्ड much below 800. I mean 24,800. So I think a further correction from Monday is expected. Though I mean like there it could also be dependent if there is a good news in the next 2 days. Probably the speed of the fall would be much lower, much lesser than if there is no news at all. चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विजय मेहता जी को आप देख रहे थे जो बता रहे थे कि वो अगर वैसे तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है, लेकिन जिस तरह के ग्लोबल क्यूज इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे थोड़ा नेगेटिव साइड पर भी मार्केट जो है रिएक्ट यहाँ पर करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो है शेयर मार्केट ने कल ही बनाया था, उसके बाद से थोड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में न्यायिक आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। न्यायिक आयोग ने कहा कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी और साथ ही आयोग ने पुलिस की लापरवाही की संभावना से भी इनकार कर दिया है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में हुई थी। तो यहाँ पर यूपी में ये जो हत्या इन दोनों की गई थी उसके ऊपर यहाँ पर न्यायिक आयोग ने पुलिस को जो है वो इस हत्या कांड में क्लीन चिट दे दी है। यहाँ पर न्यायिक आयोग का ये भी कहना है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी। साथ ही आयोग ने पुलिस की लापरवाही की संभावना से भी यहाँ पर इनकार किया है। ये जो मामला है ये आपको याद होगा उस वक्त कोर्ट में ले जाते वक्त ये निशाना जो है इनको बनाया गया था और तब ये सवाल उठे थे कि क्या पुलिस की लापरवाही इसमें किस तरह की थी, इसमें किसी तरह की थी। तो इसको लेकर अब न्यायिक आयोग ने यहाँ पर जो है वो स्पष्ट किया है कि यहाँ पर पुलिस को क्लीन चिट जो है उनकी तरफ से दी गई है और न्यायिक आयोग ने कहा है कि पूर्व नियोजित साजिश ये थी और साथ ही आयोग ने पुलिस की लापरवाही की संभावना से भी यहाँ पर इनकार कर दिया है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या जो है वो 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में की गई थी। है कि पुलिस के लिए इस घटना को टालना जो है वो संभव नहीं था और न्यायिक आयोग ने इस मामले में अब यहाँ पर पुलिस को क्लीन चिट जो है वो दे दी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम एक बार फिर विवादों में है। यहां पर पिछले 1 महीने में 14 लोगों की हुई मौत के बाद आज एनसीडब्ल्यू की टीम जांच के लिए यहां पर पहुंची। टीम के साथ एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा भी शेल्टर होम में मौजूद हैं और वहीं दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं जो 48 घंटे में रिपोर्ट सरकार को देगी। इस वक्त हम खड़े हैं आशा किरण शेल्टर होम के बाहर जो पिछले लंबे समय से विवादों में है। ताज़ा विवाद यहाँ पे ये है कि यहाँ पिछले 1 महीने में 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक माइनर भी शामिल है। अब तक जो जानकारी मिली है कि इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं
आतिशी उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि 48 घंटे के भीतर जांच करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। मामला संज्ञान में आने के बाद एनसीडब्ल्यू ने भी कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी इस आशा शेल्टर होम के अंदर कुछ देर पहले पहुंची है। कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं वो अंदर हैं और वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अंदर किस वजहों से जो ये लोगों की मौत हुई है वो क्यों हो रही है। जानकारी के मुताबिक जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगी और वो भी जाकर अंदर पूरी जो वस्तु स्थिति है उसको देखेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि जो पूरा मामला है, जो ये लोगों की मौत लगातार हो रही है वो क्यों हो रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की। यहाँ पर ये थोड़े नाराज कांग्रेस से जो है वो नजर आ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी से खासे नाराज हैं और नाराजगी की वजह ये है कि ऐसा लगता है कि अध्यक्ष पद से इन्हें बिना बताए ही कांग्रेस ने हटाने का फैसला यहाँ पर ले लिया। मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और इसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया जहां ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि भाई फॉर्मर बन चुके हैं, तो मैं क्या कर सकते हो। मेरे पास कोई तो ज्यादा पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी से खासा नाराज हैं। इस नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि उन्हें बिना बताए बंगाल के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव में हार जाने के बाद वह पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी के एक बड़ा खेमा अधीर से नाराज है। खासकर ममता के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला है उसी का नतीजा रहा कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी। हाँ वो तो है ही, इसलिए यह कांग्रेस तो ममता का साथ जुड़ा है ना, इसलिए उनका साथी है कांग्रेस, इसलिए अजीत दा सही काम किया। जो खिलाफ बोला ममता का कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो बोल रहा है सही बोला। यह सही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर प्रदेश नेतृत्व में मतभेद था। टीएमसी ने शुरुआत में तो गठबंधन की बात कही, लेकिन बाद में अधीर के बयान से बात बिगड़ गई। रही सही कसर अधीर रंजन के लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरी हो गई। अधीर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया। अब टीएमसी एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोल रही है। एक ही बात हम बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के लिए इस बार एनडीए सरकार बना। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी का साथ पैक नहीं रहा था। जो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का साथ लेके इलेक्शन करते थे, 200 सीट से ज्यादा बीजेपी पश्चिम बंगाल से नहीं मिलते। और दीदी का जो एडवाइस था, जो सजेशन था, जो प्रियंका गांधी के बनारस में वाराणसी में खड़ा कर दो, वो अधीर रंजन चौधरी उसको विरोधिता किया था। आज देखो रिजल्ट, प्रियंका कैंडिडेट हो जाते तो नरेंद्र मोदी खुद हार जाते थे और बीजेपी ब्रेक कर जाते हैं। और सिर्फ अकेला अधीर रंजन चौधरी के लिए एनडीए गवर्नमेंट बना। वैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अधीर की बीजेपी के साथ नजदीकियों का जो आरोप लग रहा है उसमें कोई दम नहीं है। ये कोर्ट ऑर्डर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने खुद उस पद से चुनाव हारने के बाद जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई वहाँ कांग्रेस की, उसके कारण शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोला कि हमको बताया नहीं गया और अचानक मीटिंग में खबर लगती है और ऐसी चर्चा है कि शायद बीजेपी में जा सकते हैं। कुछ मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। जितनी मुंह उतनी बातें। अधीर रंजन चौधरी को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। क्या वो कांग्रेस से बने रहेंगे या फिर बीजेपी के दामन थामेंगे? नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है और समय हो तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और वक्त खराब हो
तो राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। अधीर बाबू इस बात को बेहतर समझते हैं और अब इस बात को शायद महसूस भी कर रहे होंगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।